हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रतिभा ट्यूटोरियल्स। तो आज हम यहाँ करेंगे क्लास 12 का सेकंड लेसन द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, दो ध्रुवीयता का अंत। देखिए, इस लेसन में हम जानेंगे कि किस प्रकार से दो ध्रुवीय शक्तियों के बीच जो कंपटीशन चल रहा था उसका अंत कैसे हुआ। और ये ध्रुवीय शक्तियां थी सोवियत संघ और अमेरिका। देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दो महाशक्तियां उभरकर सामने आई थी, अमेरिका और सोवियत संघ। लेकिन कुछ समय के बाद सोवियत संघ का डिसइंटीग्रेशन यानी कि विघटन हो गया। सोवियत संघ, जिसे हम सेकंड वर्ल्ड कहते हैं, इसका डिसइंटीग्रेशन कैसे और क्यों हुआ, ये सब हम इस लेसन में जानेंगे। इसके अलावा सोवियत संघ के विघटन के बाद जो अलग अलग देश बने, उनका प्रेजेंट टाइम में इंडिया के साथ कैसा रिलेशन है, यह भी जानेंगे। लेकिन यहाँ इस वीडियो में हम सबसे पहले कोल्ड वॉर के समय बर्लिन की दीवार वाला जो इवेंट हुआ था उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके साथ साथ सोवियत सिस्टम की विशेषताएं और उसकी जो कमियां थी उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कोल्ड वॉर के समय कुछ घटनाएं हुई थी, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट घटना थी बर्लिन की दीवार का बनाया जाना। लेकिन ऐसा क्यों किया गया था? देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब जर्मनी की हार हो गई थी, तब एलाइड फोर्सेस यानी मित्र राष्ट्रों जैसे कि अमेरिका, यूके, फ्रांस और सोवियत संघ ने मिलकर जर्मनी को 4 पार्ट्स में बांट लिया था। जर्मनी का जो वेस्टर्न पार्ट था उस पर अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन का अधिकार था, और जो ईस्टर्न पार्ट था उसके ऊपर सोवियत संघ का अधिकार था। बर्लिन उस समय जर्मनी की राजधानी थी और इसे भी उसी तरह से बांटा गया था, वेस्टर्न बर्लिन और ईस्टर्न बर्लिन। जबकि बर्लिन, जैसे कि आप देख रहे हैं कि वो ईस्टर्न जर्मनी के हिस्से में आता है। जर्मनी और बर्लिन के वेस्टर्न पार्ट में कैपिटलिज्म था और जर्मनी और बर्लिन का जो ईस्टर्न पार्ट सोवियत संघ के हिस्से में आया था, वहां पर कम्युनिज्म था। इस वेस्टर्न और ईस्टर्न बर्लिन को अलग करने के लिए एक दीवार बनाई गई थी, क्योंकि जर्मन स्टूडेंट्स जो थे वो एजुकेशन के लिए जर्मनी के पूर्वी हिस्से में जाते थे और एजुकेशन पूरी होने के बाद वापस वेस्टर्न पार्ट में सर्विस करने के लिए आ जाते थे। और ऐसा वह इसलिए करते थे क्योंकि ईस्टर्न पार्ट में एजुकेशन पर कम खर्च करना पड़ता था थी। और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी को डिवाइड कर दिया गया था, तो बहुत से प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर और बिजनेसमैन ईस्टर्न पार्ट को छोड़कर वेस्टर्न पार्ट की ओर जाने लगे। बस इन्हीं सबको रोकने के लिए यह दीवार बनाई गई थी। इसके अलावा जर्मनी के बंटवारे के बाद अलाइड फोर्सेस और सोवियत संघ के बीच कुछ पॉलिटिकल इश्यूज भी थे, जैसे कि अमेरिका का मार्शल प्लान, जिसमें वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज को रीबिल्ड करने के लिए इकोनॉमिक हेल्प देना था। और यह प्लान सोवियत संघ के कम्युनिज्म से मैच नहीं करता था। इस तरह से अलग अलग आइडियोलॉजी के कारण वेस्टर्न और ईस्टर्न बर्लिन के बीच एक दीवार बनाई गई थी, जो कोल्ड वॉर का सबसे बड़ा सिंबल थी। कुछ समय के बाद यह दीवार गिरा दी गई। अब सवाल ये उठता है कि यह बर्लिन की दीवार क्यों गिराई गई। देखिए, इस दीवार के कारण ईस्टर्न बर्लिन के लोग सर्विस के लिए वेस्टर्न पार्ट में नहीं जा सकते थे। इसके अलावा ईस्टर्न जर्मनी के कम्युनिज्म और वेस्टर्न देशों के कैपिटलिज्म में एक कंपटीशन सा चल रहा था। 1985 तक लोगों के सामने कम्युनिस्ट सिस्टम की प्रॉब्लम सामने आने लगी थी। लोगों की जरूरतें और मांगे बढ़ने लगी थी। इन सब को कम्युनिस्ट इकोनॉमी पूरा नहीं कर पा रही थी, और उधर वेस्टर्न बर्लिन से भी लोग ईस्टर्न पार्ट में इस दीवार के कारण एजुकेशन के लिए नहीं आ सकते थे। दोनों ही तरफ टेंशन, अशांति का माहौल बन रहा था, और इन सब के कारण ईस्टर्न जर्मनी की गवर्नमेंट पर बहुत ही प्रेशर बढ़ने लगा। इसका रिजल्ट यह निकला कि 1989 को यह बर्लिन की दीवार गिरा दी गई। और यह घटना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद जर्मनी का यूनिफिकेशन हो गया। अब हम करेंगे सोवियत सिस्टम क्या था। देखिए, रशिया में 1917 की एक समाजवादी क्रांति हुई थी, और उसके बाद द यूनियन और सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक बना, जिसे हम यूएसएसआर कहते हैं। इस रेवोल्यूशन में कैपिटलिज्म का विरोध किया गया था और सोशलिज्म पर जोर दिया गया था। इस क्रांति का मेन मोटिव समाज में समानता को लाना था।
इस सिस्टम में इस बात पर जोर दिया जाता है कि सभी को उनकी क्षमता के अनुसार काम और काम के अनुसार वेतन दिया जाए, जैसे कि ज्यादा काम के लिए ज्यादा वेतन और कम काम के लिए कम वेतन। इस सिस्टम में स्टेट और पार्टी इंस्टीट्यूशंस को काफी इम्पोर्टेंट दी जाती है और स्टेट को सबसे ऊपर माना जाता है। इस सोवियत पॉलिटिकल सिस्टम में केवल एक ही पार्टी थी और वो थी कम्युनिस्ट पार्टी, और पूरे देश की इकोनॉमी पर स्टेट का कंट्रोल रहता है। इस सिस्टम में प्राइवेट प्रॉपर्टी की कोई जगह नहीं होती। कहने का मतलब है कि किसी को भी अपनी निजी संपत्ति रखने का अधिकार नहीं होता है। अब हम बात करते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड यानी कि दूसरी दुनिया हम किसको कहते हैं। देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सोवियत संघ ने ईस्टर्न यूरोपियन देशों को हिटलर जैसे फासिस्ट फोर्सेस से आजाद कराया था और इसलिए अब इन देशों पर सोवियत संघ का कंट्रोल हो गया था। अब इन देशों में भी सोवियत संघ के मॉडल के अनुसार पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम को बनाया गया। यहाँ पर भी सोशलिज्म को लाया गया और इसलिए इन्हें सोशलिस्ट ब्लॉक या सेकेंड वर्ल्ड कहा गया, यानी कि दूसरी दुनिया कहा गया इनको, और यूएसएसआर इस ब्लॉक का लीडर था। अब हम करेंगे कि सोवियत सिस्टम की क्या विशेषताएं थी। देखिए, सोवियत संघ की इकोनॉमी पूरे विश्व में बहुत ज्यादा डेवलप थी और इसलिए भी ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका के अलावा एक सुपर पावर के रूप में सामने आया। इसने अमेरिका के साथ कोल्ड वॉर किया, उसके साथ हथियारों का कंपटीशन किया। इसका जो कम्युनिकेशन नेटवर्क था वो भी काफी डेवलप था। इसके पास एनर्जी रिसोर्सेज जैसे कि ऑयल, आयरन, स्टील और मशीनरी प्रोडक्ट काफी बड़ी मात्रा में थे। यहाँ पर लोगों के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ट्रांसपोर्ट का काफी अच्छा इंतजाम कर रखा था और उन्हें एक एरिया को दूसरे एरिया से जोड़ने में काफी अच्छी सुविधाएं भी दे रखी थी। सोवियत संघ की जो डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री थी उसमें हर प्रकार की चीजों का प्रोडक्शन किया जाता था, अगर कहा जाए तो पिन से लेके कार तक। लेकिन इन चीजों की जो क्वालिटी थी वो वेस्टर्न देशों के चीजों के मुकाबले थोड़ा सा कम थी। सोवियत स्टेट ने सभी सिटीजन के लिए एक मिनिमम स्टैंडर्ड तय कर रखा था। मतलब यह है कि हर नागरिक को उतनी सुविधाएं तो मिलनी ही चाहिए जो उसके जीने के लिए जरूरी है, जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, चाइल्ड केयर एक्स्ट्रा। यहाँ पर बेरोजगारी यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट नहीं था, सबके पास कोई ना कोई रोजगार था। यहाँ पर स्टेट को सबसे ऊपर रखा गया था। स्टेट का भूमि पर और प्रोडक्शन पर पूरी तरह से कंट्रोल था। अब ये जो सोवियत सिस्टम था इसमें कुछ कमियां भी थी, जैसे कि इस सोवियत सिस्टम में ब्यूरोक्रेसी का कंट्रोल हो गया था। यह सत्तावादी हो गई थी, यह अपनी मनमानी करने लगी थी। इससे लोगों की लाइफ जो थी वो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो गई। लोगों को अपने विचार प्रकट करने की आजादी नहीं थी। सोवियत स्टेट के जो इंस्टीट्यूशन थे उनमें सुधारों की जरूरत थी। यहाँ केवल एक ही पार्टी यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी का ही शासन था और इस पार्टी का सभी पर कंट्रोल था। इसे देश की जनता को कोई जवाब भी नहीं देना पड़ता था, यानी ये जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। यह सोवियत संघ 15 गणराज्यों को मिलाकर बनाया गया था ताकि लोग अपनी संस्कृति को बनाए रखें, परंतु ऐसा नहीं हुआ। रूस जो कि इन 15 गणराज्यों में से एक था, उसका हर चीज हर मामले पर अपना प्रभाव जमा हुआ था, जिससे बाकी के एरिया के लोग अपने आप को बिल्कुल अलग थलग सा महसूस करने लगे थे। सोवियत संघ अमेरिका के साथ ज्यादा हथियार रखने का कॉम्पिटिशन सा करता रहा, जिसके कारण उसको काफी नुकसान झेलना पड़ा। सोवियत संघ की जो टेक्नोलॉजी थी वो वेस्टर्न देशों की तुलना में काफी पीछे रह गई। सोवियत संघ अपने लोगों की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाया, चाहे वह पॉलिटिकल हो या फिर इकोनॉमिक। इसके अलावा सोवियत सिस्टम और भी ज्यादा तब कमजोर हो गया जब 1979 में इसने अफगानिस्तान में इंटरफेयर किया। लेकिन अगर देखा जाए तो सोवियत संघ में लोगों की वेजेस यानी कि पारिश्रमिक, उनका मेहनताना तो बढ़ रहा था, लेकिन टेक्नोलॉजी और प्रोडक्शन के मैटर में वो वेस्टर्न देशों से काफी पीछे रह गए थे। फूड का इंपोर्ट बढ़ता चला जा रहा था। 1917 तक तो यह सिस्टम काफी कमजोर होता चला गया।
अब हम नेक्स्ट वीडियो में गोर्बाचेव के बारे में जानेंगे। देखिए, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक जरूर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।